हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। नीट 2024 का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है दोस्त, अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तुम 20 से 30 मार्क्स अपने इंप्रूव कर सकते हो। बहुत शानदार स्ट्रैटेजी और आपको ऐसे ही पेपर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आंखें खोल के कान वान खोल के समझना, क्योंकि ये चीज तुम्हें इंप्लीमेंट करनी है 2 दिन बाद अपने एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत ध्यान सुनना कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है सच दैट मैक्सिमाइज मार्क्स है। सबसे पहले ओएमआर फिलिंग की बात करें। ओएमआर स्ट्रेटेजी क्या है? कभी भी ओएमआर एंड में मत भरना, टाइम इतना कम बचता है कि ओएमआर फिल ही नहीं कर पाते, तो ओएमआर फिलिंग एंड में मत करना। एक क्वेश्चन एक ओएमआर फिल वाला हिसाब भी मत रखना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और गलतियां भी हो जाता है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के बाद तुरंत ओएमआर भर रहे हैं ये भी मत करना। आप डॉट स्ट्रेटेजी यूज करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉट स्ट्रेटेजी क्या होती है? लेट से आपने कहा 15 क्वेश्चन कर लिए या 10 क्वेश्चन कर लिए, आपने एक सेट बना लिया अपने मन में कि 15 क्वेश्चन करने के बाद ये मेरी ओएमआर शीट है। 15 क्वेश्चन करने के बाद उन 15 क्वेश्चन के जो भी आंसर्स है उन पर सिर्फ डॉट मार दीजिए, सिंपल डॉट मार दीजिए। 15 क्वेश्चन के आंसर्स पे मैंने डॉट मार दिया, फिर 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, 15 क्वेश्चन के आंसर पे डॉट मार दिया। अब ऐसे करते करते 50 क्वेश्चन हो गए। अब लाइन से जहां जहां डॉट मारा था वहां पे फिलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, और फिलिंग इनसाइड आउट करिएगा, फिलिंग अंदर से बाहर करिएगा। कैसे भी कर सकते हो, बस बेसिकली फिल कर दो, है ना। इनसाइड आउट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, तो ऐसे फिल करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें फायदा क्या रहता है? टाइम से बहुत ज्यादा होता है। तो एकदम से जैसे आपको 50 क्वेश्चंस एक बार आपने बने, 50 क्वेश्चंस को फिल करना बहुत फास्ट हो जाता है, ऑलरेडी डॉट पड़ा हुआ है। और इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है? मान लो ऐसा 4 ऑप्शन थे ABCD, आपने डॉट मार दिया ऑप्शन ए पे, आपने डॉट मार दिया ऑप्शन ए पे, बट आपने बाद में रियलाइज किया कि यार नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट था। तो आप क्या करना? ऑप्शन बी पे गोला मार देना, ऑप्शन बी पे गोला मार देना। तो आपने डॉट ए पे मारा था, पहले डॉट ए पे मारा था, बट अगर रियलाइज हुआ कि भैया बी मेरा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप बी ऑप्शन को पूरा अच्छे से गोला मार्क कर दीजिए। पूरी पॉसिबिलिटी है कि बी रीड हो जाएगा और ए रीड होगा ही नहीं। समझे बात को? तो ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने जब एग्जाम दिया था मैंने ये स्ट्रेटजी लगाई थी। फिर स्पीक एंड फिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ओएमआर भर रहे होते हैं, बहुत बार क्या होता है, गलती ओएमआर का सबसे बड़ा रीजन है आपके मन में बहुत चीजें चल रही होती हैं। कोई क्वेश्चन चल रहा होता है, कोई कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, कोई फॉर्मूला चल रहा होता है, जिसकी वजह से आप ओएमआर गलत भर देते हो। जब भी ओएमआर भरना है बोलते बोलते भरना है, कि जैसे ओएमआर क्या बोला है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए का है, ऑप्शन ए ये है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी का है, सी ये है। ऑप्शन नंबर ये 15 क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी है। सी ऑप्शन कहाँ है? सी ऑप्शन यहाँ है। बोलते रहो बोलते रहो, मन में बोल दीजिए भले। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। पहला क्वेश्चन जैसे ये, शायद ये दिख नहीं रहा होगा, मैं चेक कर लूंगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, ये क्वेश्चन है। अब देखो ऑप्शन ए है 3 यहां पे सबसे बड़ी गलती होती है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। मान लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया, आपका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब आपका आंसर 2 आ गया, तो हम लोग गलती क्या करते हैं? बबलिंग में भी जो सेकंड बबल उसको भर देंगे। साइकोलॉजी हो जाती है कि भैया आंसर 2 आया, ठीक है, 2 इज द आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी पे टैप कर दिया, 2 मार दिया। अरे लेकिन जो 2 है वो डी में है। सिमिलरली किसी का आंसर 3 आ गया, किसी का आंसर 3 आ गया, तो चलो 3 का मतलब थर्ड बबल मार्क कर दिया। अरे 3 ऑप्शन नंबर 1 है असल में। तो यहां पे गलतियां होती है, वेरी वेरी केयरफुल है ना। थोड़ा सा अलग से इन क्वेश्चंस को साइड में मार्क कर देना, स्टार लगा देना। दूसरा केयरफुल क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ज्यादा तुम्हारे नीट 2024 पेपर में आने वाला है और इसको तुम्हें अप्लाई करना ही है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे 2 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। और होता क्या है, एक स्टेप बहुत लंबा होता है। स्टेप 1 इज वेरी लॉन्ग, स्टेप 1 बहुत लॉन्ग होता है, और उस क्वेश्चन का जो स्टेप नंबर 2 होता है वो छोटा होता है। मतलब ऐसा होता है कि स्टेप 1 है पूरा सॉल्व करना है, और स्टेप 2 में क्या करना है, उस आंसर के सामने बस माइनस लगा देना है, एग्जांपल के तौर पे। तो बहुत बार क्या होता है, स्टेप 1 इतना लंबा होता है कि स्टेप 1 से जो आंसर आता है हम उसी को टिक मार के आ जाते हैं। क्वेश्चन होता है 2 स्टेप, सेकंड स्टेप बहुत छोटा होता है, स्टेप 1 इतना लंबा होता है कि सॉल्व करते करते हमें लगता है यही आंसर करेक्ट आंसर होगा, टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। बाद में रियलाइज करता है अरे नहीं यार, जो आंसर आ रहा है उसको इन्वर्स करना था, अरे जो आंसर आ रहा है उसका माइनस साइन लेना था, वो एंड में भूल जाते हैं। जैसे क्वेश्चन अंजलि मैम आपको करवा रही है, यहाँ पे मूल कंसेप्ट का शायद क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आयरन एग्जिस्ट एज Fe3, ये क्वेश्चन करवाया मैम ने। उसके बाद जब मैम ने आपको आंसर दिया, मैम ने जब आंसर दिया तो आपका मैम का जो सबसे लॉन्ग मेथड स्टेप 1 क्या था, उन्होंने शायद ये Fe2+ निकाला। स्टेप 1 था Fe2+ निकाला, कितनी खिचड़ी पकाई, ये समझाया, ये कराया, ये करा के आंसर कितना है 0.08।
बट आंसर 0.08 है नहीं, आंसर 0.08 है नहीं। स्टेप 1 था 0.08, उसके बाद एक छोटा सा पार्ट और करना था, फ्रैक्शन पूछा था। ये है स्टेप 2। स्टेप 2 कितना छोटा है, ये बाकी ये पूरा स्टेप 1 है, ये पूरा स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 तुम देखो कितना लंबा है, यहां से लेके यहां तक आते आते ये आंसर आया। बट ऑप्शन में एनटी वालों ने जान मुझे 0.8 दे रखा है कि अरे भैया 0.08 मेरा आंसर आया, अब यही होगा, जल्दबाजी में टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, फिर स्टेप 2 भी ध्यान देना है। स्टेप 2 करके आंसर क्या आया, 1/12 आया, तो इसका आंसर एक्चुअल में 1/12 है। तो इसको कैसे, इनमें केयरफुल कैसे आपको बरतना है, जब भी जिन क्वेश्चंस में दो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे, आप लिख लीजिए, पेपर के सामने लिख लीजिए कि इन्वर्स करना है, लिख देना। या फिर जैसे इसमें फ्रैक्शन लेना है तो लिख दीजिए, बस 2-3 लाइन लिख दीजिए, फ्रैक्शन लेना है एंड में, फ्रैक्शन लेना एंड में। जब आप ये लाइन बस लिख देंगे, ये आप लाइन जब लिख देंगे, तो जब आपका आंसर आएगा, ये आंसर आप जब आपका आएगा, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा। आपने भी जस्ट लिखा ना फ्रैक्शन, लेट्स आप लिख देते इसके सामने, इस क्वेश्चन के सामने कि फ्रैक्शन लेना एंड में। इससे होगा क्या, जब आपका आंसर आ जाएगा, आप एंड में फ्रैक्शन लोगे। ये बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है, मैं इसको यूज करता था, मैंने अपने बहुत मार्क्स बचाए हैं इस स्ट्रैटेजी से, और नीट में ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे ही आएंगे। और केयरफुल क्वेश्चन नंबर 3, जो रेशियोज वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब भरा रहेगा तुम्हारा नीट का पेपर रेशियोज वाले क्वेश्चंस पे। जैसे रेशियो में क्या है, मास m एंड मास 3m। बेटा जो पहले आता है रेशियो में वो ऊपर आता है, याद रख लेना। ये कुछ क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, पहले मास m है फिर मास 3m, सारे नीट के क्वेश्चंस हैं। तो मास m पहले आया है तो मास m की काइनेटिक एनर्जी ऊपर रहेगी, 3m बाद में आया है तो 3m काइनेटिक एनर्जी बाद में आएगी। तो ध्यान रखना कि ऑप्शन 3:1 और 1:3 था यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे बहुत गलतियां हो जाती है, 1:3 की 3:1। तो ध्यान रखना है, रेशियो में जो पहले होता है वो ऊपर होता है, जो बाद में होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, उस हिसाब से रेशियो निकालिएगा। केयरफुल रहना, पेपर नीट में इसमें ऐसे आएगा। ओके, केयरफुल क्वेश्चन नंबर 4, जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखो, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत लंबा होता है, बट रीजन बहुत लंबा, जो एक्सप्रेशन रीजन में रीजन होता है वो बहुत लंबा नहीं होता, वो एक स्टेटमेंट का होता है। अब आपको समझना, मान लो ये कुछ एसर्शन आया, अब ये रीजन आया, ऐसा कभी नहीं होगा कि रीजन तुम्हें 100% सेटिस्फाई करते हुए देखेगा, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट का जो रीजन होता है बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत थ्योरी होती है। तो रीजन, ये तो एक लाइन का है, इस एक लाइन में कितना रीजन समझ में आ जाएगा, तो आपको लग सकता है कि ये रीजन इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी रीजन 2 लाइन में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता असर्शन को। तो आप कैसे इसको जज करोगे कि मैं ये टिक मारूं कि ये टिक मारूं। तुम समझ लो जैसे असर्शन है, इसका जो भी करेक्ट रीजन होना चाहिए, जो भी थ्योरी होनी चाहिए, जो भी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसका अगर 10% भी इस लाइन में लिखा हुआ है तो तुम मानोगे इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जरूरी नहीं है कि जो रीजन है वो 100% सेटिस्फैक्टरी ही रीजन हो, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर राम कथा लिखी नहीं होगी कोई भी स्टेटमेंट की, ये जो स्टैंडिंग बस सडनली एक्सीलरेट्स, अब ये क्या कैसे हो रहा है, पूरी राम कथा तो लिखेगा नहीं रीजन में, बस एक स्टेटमेंट छोड़ देगा। तो तुम देखो क्या ये स्टेटमेंट इस टॉपिक से मिलता जुलता है कि नहीं है, बस ये देखो। और या फिर ये जो स्टेटमेंट जो एक्चुअल रीजन होना चाहिए था उसका 10% कंटेंट भी इस रीजन के अंदर दिख रहा है, तो तुम मारोगे इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इनकरेक्ट कब होता है, जब बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक होता है। इनकरेक्ट क्या होता है, जब बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक लाइन हो, इससे और इससे मिलती जुलती ही ना हो, बिल्कुल ऑफ टॉपिक लाइन हो। अगर ये तुम्हें कनेक्टेड दिख रहे हैं मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जरूरी नहीं है कि तुम खुद को सेटिस्फाई करके ही मानो कि नहीं यार मुझे मजा नहीं आया, मुझे रीजन देख के मजा नहीं आया, मुझे और एक्सप्लेनेशन चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में बहुत गलत वीडियोस बन रही है यूट्यूब पे, लोग कह रहे हैं कि भैया बायो है, आप मन में पहले से फ्रेम कर लो कि आपको 650 मार्क्स लेके आने हैं, उस हिसाब से आप नीट का पेपर दो। जरूरी नहीं है भाई, आपको पहले से कट ऑफ नहीं पता है नीट का पेपर क्या रहेगा। हो सकता है जब एग्जाम देने जाओ नीट का पेपर टफ आ जाए और तुम सोच के बैठो नहीं 650 लाने ही लाने, 650 लाने ही लाने, हो सकता है इस बार पेपर टफ आ जाए और 620 मार्क्स कट ऑफ चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो रिजिड टारगेट्स नहीं रखेगा कोई भी कि नहीं भैया बायो तो मेरे को 40 मिनट्स में निपटानी है चाहे जो जाए। हो सकता है भाई बायो इस बार लेंदी हो जाए, हो सकता है बायो इस बार लेंदी हो जाए और आपके 40 मिनट्स में क्वेश्चंस ना हो, आपको लग जाए 55 मिनट्स,
लेकिन इस सिचुएशन में होगा कि अगर आप प्रिपेयर नहीं रहोगे, आप फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे, आप बहुत ज्यादा रिजिड रहोगे, नहीं 40 मिनट मतलब 40 मिनट, तो होगा क्या, जैसे 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगने लगा, आपके हाथ पैर फूलने लग जाएंगे। देखो भाई, नीट का पेपर अगर थोड़ा सा टफ आता है, वो सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है। अनएक्सपेक्टेड पेपर जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं अच्छी रैंक्स निकालने के लिए। अच्छे सिलेक्शन के चांसेस हमेशा अनएक्सपेक्टेड पेपर में होते हैं। एक्सपेक्टेड पेपर्स इजी आ गया, इजी तो थोड़ा आ गई, बट पूरा इजी आ गया, जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे आ गया, तो सभी लोग खुश हो जाएंगे और सभी लोग बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे। जब अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है तब सबसे बेस्ट होता है, और हमेशा अनएक्सपेक्टेड पेपर में कट ऑफ कुछ ज्यादा ही नीचे गिर जाता है क्योंकि लोग बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं। इसलिए शांत रहना, काम रहना, बहुत रिजिड टारगेट मत रखना कि नहीं इतना मतलब इतना, ये मतलब ये 600 मतलब 600 मार्क्स करके आने, कुछ भी हो सकता है पेपर में। फ्लेक्सिबल लो, अगर लेंदी हो सकता है बायो लेंदी हो जाए, हो सकता है फिजिक्स बहुत टफ आ जाए इस बार, हो सकता है केमिस्ट्री बहुत टफ हो जाए, हो सकता है बायो सुपर इजी आ जाए और 40 मिनट लगे 30 मिनट लग जाए, तो फ्लेक्सिबल रहना है। हाँ, एक बेसिक टारगेट रख लीजिए, बेसिक टारगेट, बेसिक फ्रेमवर्क रख लीजिए, इतने टाइम में इतना बायो करना है, ये फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बट रिजिड नहीं रहेगा कोई, फ्लेक्सिबल रहना उस मूवमेंट के लिए। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो भैया, डॉक्टर्स भी ऐसे ही होते हैं, फ्लेक्सिबल। हो सकता है ये पेशेंट की दवाई सूट नहीं कर रही है, तो वहां पे रूट थोड़ी जाएंगे, गुस्सा थोड़ी हो जाएंगे उस पेशेंट से, कोई और अल्टरनेटिव सोचेंगे। वैसे दिमाग लगाना है। सेक्शन चेंज करना अच्छी चीज होती है। कई बार क्या होता है, आप बायो क्वेश्चन करते 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 शायद थोड़ा सा सैचुरेट हो जाते हैं, आप केमिस्ट्री क्वेश्चन करते करते सैचुरेट हो जाते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़े बायो क्वेश्चंस किए, बाद में केमिस्ट्री में चले गए, फिर थोड़ा सा फिजिक्स चले गए, ये आपके ऊपर है। अगर आप सैचुरेट होते हो, जैसे मैं ऐसा होता था कि मैं फिजिक्स क्वेश्चन करते जा रहा हूँ, फिर मेरे को थोड़ा सा लगता था अरे भैया मतलब टाइम लग रहा है या फिर सैचुरेशन आ रहा है, फिर मैं केमिस्ट्री में स्विच कर लेता था। बेसिकली मेरा काम क्या रहता था, मैं इजी क्वेश्चन करता था, इजी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, इजी यहाँ सिलेक्ट कर ली, इजी यहाँ सिलेक्ट कर लिए, मैं इस हिसाब से करता था। बट अगर आपको पूरा सेक्शन कंप्लीट करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो कि पहले बायो करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो। स्टार्ट किससे करना चाहिए आपके ऊपर है, बायो से स्टार्ट करना सबसे बेस्ट रहता है, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स आपके ऊपर, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नेक्स्ट, सब लोग कमेंट करेंगे, सब लोग लास्ट कमेंट फॉर नीट्स ऑन 24 एग्जामिनेशन। आई वांट एवरीबॉडी टू कमेंट, आई विल गिव माय बेस्ट, आई विल गिव माय बेस्ट, नो मैटर व्हाट, आई विल गिव माय बेस्ट यार, आई विल गिव माय बेस्ट। यार बहुत मेहनत करी है यार तुमने, तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर बीच में टाइम वेस्ट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, बट तुमने यार तुम सीरियस हुए थे इस चीज के लिए, तुमने मेहनत करी है यार। और जब भी नीट एग्जाम, प्रॉमिस करो जब तुम नीट का एग्जाम दोगे एक स्माइल के साथ दोगे, प्लीज स्माइल करो, चलो स्माइल कर, स्माइल कर, हाँ स्माइल करो, करो करो स्माइल करो, हाँ स्माइल कर रहा है, स्माइल कर रहा है, स्माइल कर रहा है। स्माइल के साथ देना नीट का एग्जाम, स्माइल के साथ। स्माइल करते रहोगे, आशीर्वाद बना रहेगा, स्माइल करते रहोगे, पैनिकनेस कम आएगी, बार बार घबराना नहीं है। कीप स्माइलिंग एंड गिव द एग्जाम, ठीक है, कीप स्माइलिंग एंड गिव योर बेस्ट यार, गिव योर बेस्ट। दे के मन खुश होना चाहिए कि भाई जैसा भी एग्जाम हुआ हो लेकिन अच्छा लगा यार, अच्छा एक्सपीरियंस था। स्माइल के साथ नीट एग्जाम दे के आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ।